नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर से हम आपकी यूपीएससी, सीजीएल, एसएससी आदि की तैयारी करा रहे हैं। इसी क्रम में हम आपकी एसएससी के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसके माध्यम से आप मॉडर्न हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उसको कवर कर रहे हैं। आइए तो आज की हम अपनी सीरीज करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ये सीरीज है। देखते हैं कि ये आपको इसका पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में किसने सांप्रदायिक अधीन निर्णय घोषित किया। इसको सांप्रदायिक अधीन को सांप्रदायिक पंचायत भी कहा जाता है। ऑप्शन ए मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी स्टैनले बोर्डबिन, ऑप्शन सी नेविल चैम्बरलेन, ऑप्शन 4 है विंस्टन चर्चिल। तो आप इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और इसका सही आंसर होगा मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड ने ये किया था। आइए इसके व्याख्या देख लेते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान सांप्रदायिक के अतिरिक्त संविधान के अन्य प्रश्नों पर भी, जैसे केंद्र और प्रांतों के बीच अधिकारों का वितरण और केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना भी, प्रतिनिधियों के विचारों में बहुत अंतर था। इन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्णय की 8 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने घोषणा की थी। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। देखिए, ये तो पता है कि ब्रह्म समाज का इस संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। लेकिन यह सिद्धांत किस पर आधारित है, ये इसमें प्रश्न में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है नास्तिकता पर, ऑप्शन 2 है अद्वैतवाद पर, ऑप्शन सी है एक देववाद पर और ऑप्शन डी है बहुदेववाद पर। तो ये जो ब्रह्म समाज का सिद्धांत था ये आपका एक देववाद पर आधारित था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था तात्कालिक हिंदू समाज में व्याप्त बुराई जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, जाति प्रथा आदि को समाप्त करना। राजा मोहन राय ने एक ईश्वरवाद में विश्वास करते हुए मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया। उन्होंने 1815 में एक ईश्वरवाद के प्रचार किया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि जतिन दास, देखिए जतिन दास भी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। जतिन दास हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मेरठ षड्यंत्र में, पेशावर षड्यंत्र में, लाहौर षड्यंत्र में या चिटगांव षड्यंत्र में। तो ये इसका ऑप्शन सी सही है, लाहौर षड्यंत्र में इनको गिरफ्तार किया गया था। देखते हैं इसका व्याख्या। जतिन दास लाहौर षड्यंत्र के आरोप में बंदी बनाए गए थे। जेलों में अमानवीय परिस्थितियों के विरोध में क्रांतिकारियों की भूख हड़ताल खास तौर पर प्रेरणा पत्र थी और राजनीतिक बंदियों के रूप में उन्होंने जेलों में अपने साथ सम्मानित तथा संस्कृत व्यवहार किए जाने की मांग की। लेकिन ऐसा ही एक भूख हड़ताल में 63 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल, देखिए 63 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की और हड़ताल के बाद एक दुबले पतले क्रांतिकारी जतिन दास शहीद हो गए। ये जो हमें आज़ादी मिली है उसके लिए इन्होंने कितना परिश्रम किया है, इसका महत्व हमको समझना चाहिए। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में और किस किसने भाग लिया था ये बताना है। नंबर 1 वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, ऑप्शन 2 है जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी है महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। तो ये जब ये चंपारण सत्याग्रह किया गया था, ये बिहार में पड़ता है चंपारण एक जगह। चंपारण में सबसे पहले गांधी जी का पहला भारत में सत्याग्रह हुआ था, 1917 की बात है। और इसका सही आंसर है कि राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह ये बिहार से तभी से गांधी जी के साथ आंदोलनों में शामिल हुए थे। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी यही व्याख्या है। और अब देखते हैं प्रश्न 5, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। ये देखिए असहयोग आंदोलन से किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने, तेज बहादुर सप्रू ने और चित्तरंजन दास ने। तो इसका आंसर होगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी ने अपनी
वकालत छोड़ दी थी। आइए इसका व्याख्या देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान देश के ख्याति लब्ध अधिवक्ताओं यथा चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, M.R. जयकर, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, C. राजगोपालाचारी, T. प्रकाश और आसफ अली ने अपनी वकालत पेशे से त्यागपत्र दे दिया था। इतने सारे लोगों ने अपना अपना पेशा छोड़ दिया था। असहयोग यानी सहयोग ना करना। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बना था। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप देख रहे हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल हर एक पेपर में प्रश्न बनता ही बनता है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और दिनेश बाचा, 1905 के अधिवेशन की बात है। आइए देख लेते हैं इसका क्या आंसर है। इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आइए अपन अगला प्रश्न देखते हैं कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में मैं बता दूं। ये नेशनल कांग्रेस से ही फिर अगला प्रश्न है। नलिनी सेन गुप्ता, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और कादम्बिनी बोस। ये सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें पूछा गया है प्रथम महिला। अगर यहां पूछा जाता प्रथम भारतीय महिला तो इसका ऑप्शन बदल जाता, और यहीं पर कंफ्यूजन होती है बार बार। तो ये देखना है कि भारतीय महिला अगर पूछा जाता तो ऑप्शन होता सरोजनी नायडू, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर है एनी बेसेंट, प्रथम महिला थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। आइए हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 33वां अधिवेशन 1917 में कोलकाता में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में की थी। तो इनके जो अधिवेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कोलकाता अधिवेशन में बनी थी एनी बेसेंट, और सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन में 1925 में पहली बार भारतीय महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये प्रश्न की व्याख्या भी आपके लिए इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके आगामी प्रश्न बनने की संभावना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी। देखिए अभी आपको ये सवाल कराया गया था, देखिए इस बार किस तरह से पूछा गया है कि जतिन दास, अभी इसका आंसर बताया था आपको, जतिन दास की भूख हड़ताल से 63 दिनों की इन्होंने हड़ताल की थी, अभी आपको व्याख्या दिखाई थी। अब देखिए अगला प्रश्न, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका? पागलपंथी विद्रोह किसका था, ये देखना है। इसका आंसर है आपका पागलपंथी विद्रोह का, ये देखते हैं ऑप्शन है भीलों का, गारो का, या गोंडों का, या कोलियों का। तो ये इसका आंसर है कोलियों का। ये पागलपंथी विद्रोह किसका था? कोलियों का। पागलपंथी अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तर बंगाल में करम शाह ने चलाया, तथा 1825 में करम शाह ने उत्तराधिकारी उसके पुत्र टीपू ने जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया। यह विद्रोह क्षेत्र में 1840 से 1850 तक चलता रहा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? यानी ये इसके ऑप्शन देखते हैं, फराजी विद्रोह का इसमें दिया गया है। फराजी विद्रोह आगा मोहम्मद रजा, दद्दू मियाँ, शमशेर गाजी और वजीर अली। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका आंसर है बंगाल के फरीदपुर का। यह संप्रदाय शरियतुल्लाह द्वारा अनुमोदित विचारों से प्रभावित था। यह लोगों के सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक परिवर्तन का प्रतिपादन करते हुए शरियतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ, इसका आंसर क्या है? दादू मियाँ के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाई तथा साथ ही जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 1838 से 1857 तक चलता रहा। यह विद्रोह 1838 से 1857 तक चलता रहा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र है? देखिए गडकरी, आपने एक नाम भी सुना होगा, नितिन गडकरी, जो हमारे मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं? सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। आइए देखते हैं ये कहाँ का था, शरीफपुर, कोल्हापुर, सिलहट या सूरत।
ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है महाराष्ट्र के कोल्हापुर। देखिए वो महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं। 1844 में महाराष्ट्र कोल्हापुर में गडकरी जाति के विस्थापित सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी, किसके समय में हुई थी अंग्रेजों के इसमें जनगणना? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में या लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में? तो मैं आपको बता दूं इसका उत्तर होगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लेकिन अगर पूछे कि सबसे पहली व्यवस्थित जो 10 वर्ष के आधार पर हुई थी वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। आइए हम देखते हैं। इसका उत्तर है लॉर्ड मेयो। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी। ये डेट भी आपको याद करनी होगी क्योंकि इस डेट से भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रायोगिक जनगणना कार्यवाही करवाई गई जो रिपन के काल में नियमित रूप से शुरू हुई थी, यानी रिपन के काल में ये प्रति 10 वर्ष पर होनी शुरू हो गई थी। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध थे। हमारे देश में अंग्रेजों के समय में 3 प्रकार की भू बंदोबस्त चलाई गई, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। इसमें यह पूछा गया है कि सर थॉमस मुनरो कौन सी से संबंधित थे? ऑप्शन ए स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी महलवाड़ी, ऑप्शन सी रैयतवाड़ी। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है रैयतवाड़ी। कर्नल रीड द्वारा रैयतवाड़ी भूमिका व्यवस्था को 1792 में मद्रास के 12 महल जनपद में सबसे पहले लागू किया गया था। सर मुनरो जिस समय मद्रास का गवर्नर था उस समय उसने कुल उपज के तीसरे भाग का भूमि कर को आधार मानकर मद्रास में इस व्यवस्था को लागू किया था। इस व्यवस्था में सुधार के अंतर्गत 1855 में भूमि की पैमाइश तथा उर्वरा शक्ति के आधार पर कुल उपज का 30% भाग लगान के रूप में निर्धारित किया गया था। देखिए कितना भारी लगान उस समय लगाया जाता था। इसी वजह से हमारे देश की कृषि व्यवस्था नष्ट होती चली गई और कृषकों का काफी शोषण किया गया था, जिस वजह से हमारे देश की हालत खराब हो चुकी थी। देखिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार, ये बहुत बार पूछा गया है। मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, कौन प्रकाशित करते थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद, ऑप्शन डी मौलाना सबली। लेकिन इसका आंसर आप जानते होंगे, राजा राम मोहन राय का अखबार था ये मिरातुल अखबार। आइए देखते हैं। राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। माना जाता है उन्होंने समाचार पत्रों के स्वतंत्रता का समर्थन किया था। उन्होंने बंगाल में संवाद कौमुदी, ये भी इंपॉर्टेंट है, संवाद कौमुदी और फारसी में मिरातुल अखबार का संपादन किया था। तो यहां से आपके 1 से 2 प्रश्न और बन रहे हैं। इन 20 प्रश्नों के माध्यम से जब हम इनकी व्याख्या करते हैं तो आपके कम से कम 50 से 60 प्रश्न यहां पर सोल्व हो रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। देखिए उस समय कितनी कम उम्र रखी गई थी। इसका ऑप्शन ए है 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका शायद 14 वर्ष रहेगा। देखते हैं। यस, 14 वर्ष इसका आंसर है। 1872 में सिविल मैरिज एक्ट पारित किया गया जिसके तहत 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया और बहुपत्नी प्रथा समाप्त कर दी गई। एक पारसी धर्म सुधारक बी.एम. मालाबारी के प्रयत्नों से 1891 में सम्मित आयु निर्धारित पारित किया गया और जिसमें 12 वर्ष से कम कन्याओं की विवाह की अनुमति नहीं थी। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ। अब ये देखिए, ये हमारा है काला अनुक्रम पर। काला अनुक्रम का मतलब है हमारा क्रोनोलॉजी पर। क्रोनोलॉजी का मतलब है कि हमें इन सब चीज़ों के सन याद होना चाहिए कि ये स्थायी बंदोबस्त कब हुई थी? 1793 में हुई थी। सहायक संधि कब हुई थी? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था।
और हड़प नीति कब लागू हुई थी। तो इसके आधार पर हमें ये बताना है कि इसमें सबसे बाद में कौन सा हुआ था। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हड़प नीति हमारी 1848 में हुई थी। 48 से 56 तक बंगाल का विभाजन, 1905 में स्थायी बंदोबस्त, 1793 में सहायक संधि, 1801 में। इस प्रकार बंगाल का विभाजन 1905 में सबसे बाद में घटित हुआ। तो इस तरह से हमें अपनी ये हिस्ट्री में डेट भी याद रखनी होती है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। कांग्रेस अपने पतन का और लड़खड़ाते रही और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक यह है कि मैं उसकी एक शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद करूं। यह कथन किसका है? ये बहुत ही चर्चित कथन है और इसमें यह बताना है कि ये क्रिप्स का है या कर्जन का है या डफरिन का है या इरविन का है। तो ये कथन जो है ये डफरिन का कथन है। आइए देखते हैं किसका कथन है। ये कर्जन का कथन है, लेकिन इसकी बात पूरी नहीं हुई। लेकिन इस कांग्रेस ने इसकी जो ब्रिटिश सरकार है उसको मरने में शांतिपूर्ण व्यवस्था की। देखिए हम प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन इस पानी के जहाज में गए थे। देखिए इस तरह के प्रश्न भी हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, किस पानी के जहाज से वो लंदन गए थे। तो SS राजपूताना आंसर 1, SS वायसराय ऑफ इंडिया SS सुल्तान, और इसका सही आंसर है SS राजपूताना। इस राजपूताना जहाज से वो गए थे लंदन। दूसरे देखिए आंसर देखिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन 12 सितंबर को SS राजपूताना जहाज के नामक जहाज से रवाना हुए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है। और वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा? पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा 1940 में? ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी रहमत अली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में पाकिस्तान के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव खली कजाम ने तैयार किया था और मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के विचार का प्रवर्तक कवि एवं राजनीतिक चिंतक इकबाल था। इकबाल ने ही पाकिस्तान नाम शब्द को दिया था। यह भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और जबकि मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का नाम पाकिस्तान हो, यह विचार कैम्ब्रिज बीवी के एक विचारक ने विद्यार्थी के रूप में दिया था। आइए हम अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, अभिनव भारत। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न अनेकों बार पूछा गया है और ये न्यूज़ में भी रहते हैं। देखिए इसका पहला ऑप्शन है RG भंडारकर, ऑप्शन बी है BD सावरकर, ऑप्शन सी है CR दास, ऑप्शन डी है सरदार भगत सिंह। तो इसका सवाल का सही जवाब होगा BD सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने इस का गठन किया था किसका? अभिनव भारत का। और इन्होंने ही मित्र मेला नामक संगठन का गठन किया था, मित्र मेला, जिसका नाम आगे बदलकर अभिनव भारत हो गया। इनके भाई का नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था और ये थे BD सावरकर। ये दोनों भाइयों ने मिलकर के इस संगठन नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। हम आपसे आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आगामी जितनी भी ये परीक्षाएं हैं, वनडे एग्जाम है, SSC CGL हो, UP PCS हो या BPSC हो या SSC GD हो या वन दरोगा हो या UP पुलिस हो, इस सीरीज से सभी बच्चों को बराबर लाभ मिलने वाला है और यहाँ से 101% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पूरी होती है। फिर हम आपको अगली सीरीज में मिलेंगे। इस सीरीज से आपको वाकई में सच में बहुत फायदा मिलने वाला है। इस सीरीज को एक बार या 2 बार आप देख करके जाइए, यहाँ से आपको डायरेक्टली प्रश्न मिलेंगे। तो आपका पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।